अब हमारा बिंदु है खिलजी वंश आज की क्लास का। खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तक। तो इसमें हमें ज़्यादा शासक नहीं पढ़ने, 3 ही पढ़ने हैं, लेकिन जो अलाउद्दीन है वो अकेला 3 के बराबर है, क्योंकि वो सबसे लंबा विषय होगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो पहले सुनना है आपको क्या क्या बातें हैं इसमें, लिखने का काम हम अलग से बाद में करेंगे। पहले देखो आप एक बार, पहली बात, इसे हम खिलजी वंश की स्थापना को कहेंगे खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति क्यों कहेंगे, इसके पीछे कारण है। और ये खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है के.एस. लाल ने। अब तक जो शासक या सुल्तान बने थे वो उच्च वर्ग के थे। अब तक जो भी सुल्तान बने थे वो उच्च वर्ग थे। तो वो तुर्क, ये भी तुर्क हैं, वो इलबारी तुर्क थे ऐबक को छोड़कर, और ये खिलजी तुर्क हैं। खिलजी तुर्कों की स्थिति निम्न थी। वो थे उच्च जातीय, अपने आप को उच्च जातीय मानते थे। ठीक है, जो तुर्क गुलाम वंश वाले थे वो अपने आप को उच्च जातीय तुर्क मानते थे, और खिलजियों को मानते थे निम्न जातीय तुर्क। तो एक प्रकार से निम्न स्थिति से उठकर सुल्तान बनना, भाई इनकी सामाजिक स्थिति कहने का तात्पर्य है ही थी, और फिर भी ये सुल्तान बने हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। फिर दूसरी बात, अब तक सल्तनत को सुदृढ़ करने का काम चल रहा था, अब यहां से एक अलग युग शुरू होगा, विस्तारवादी साम्राज्यवादी युग, वो खिलजी काल में ही होगा। ठीक है, तो इस कारण इसे के.एस. लाल ने कहा है खिलजी क्रांति। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि खिलजी क्रांति की संज्ञा किसने दी है? के.एस. लाल ने। ठीक है, और ये जो खिलजी, यानी यहां इस खिलजी वंश की हम बात कर रहे हैं, तो संस्थापक रहेगा सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये पहले केकुबाद का और क्यूमर्स का आरिज़े मुमालिक था। आरिज़े मुमालिक था यानी किस पद पर था? सैन्य विभाग के प्रमुख पर। थोड़ी देर पहले तो अपनी जो भी बात हुई थी कि भाई ये आरिज़े मुमालिक, या उस पर थोड़ी देर का मतलब कल बात हुई थी। ठीक है, हाँ, तो आरिज़े मुमालिक था उस समय केकुबाद और क्यूमर्स के समय। फिर उनको मारकर ये सत्ता में आता है, सत्ता को हथिया लेता है, लेकिन ये वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध आयु में, अधिक आयु में सुल्तान बनने वाला व्यक्ति ये फिरोज तुगलकी था। वो सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये सबसे वृद्ध आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, खिलजी तुर्क थे, खिलजी भी तुर्क थे, गुलाम वंश के शासक तुर्क थे। अभी तुगलक आएंगे, वो भी तुर्क रहेंगे। ठीक है, आगे चर्चा कर रहे हैं हम। अब इसके संदर्भ में पहली बात, ये खिलजी वंश का संस्थापक। अब जब खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश की स्थापना की इसने, तो अलाउद्दीन इसके भतीजे का भी सहयोग था, उसके भाइयों का भी, अलाउद्दीन का भाई था अलमास बेग, उसका भी सहयोग था। तो वो तो खैर उनके, जब हम अलाउद्दीन के संदर्भ में बात करेंगे तब चर्चा करेंगे उनके संदर्भ में। पहली बात, इसके काल की क्या क्या घटनाएं हैं। तो घटनाओं में इसने 12, कब बना है ये शासक फिरोज खिलजी? 1290 में। तो इसका काल होगा 1290 से 96। 1290 से 96, 96 में तो अलाउद्दीन आ ही जाएगा ना। 1290 से 96 में, तो 1291 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, रणथंभौर पर आक्रमण किया था,
उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर, लेकिन ये रणथंभौर को जीत नहीं पाया था। इसलिए इसने निराशा में एक वाक्य कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। तो ये किस दुर्ग के संदर्भ में कही थी बात? रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में। और किसके कथन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कथन। फिर इसने 1292 में मंडोर को जीत लिया, या मारवाड़ को जीता। उस समय मारवाड़ का शासक था राव आस्थान। मारवाड़ का शासक था राव आस्थान, जो इससे संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो फिर, यानी मारवाड़ को जीत लिया। अब देखो, इसके काल में विजयों के क्रम में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, आगे बात में करेंगे। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण इसी के समय होगा, लेकिन उससे पहले इसके काल के कुछ विद्रोह की बात करें। आपको 2 विद्रोह ध्यान रखने हैं इसके काल के। 2 विद्रोह है, जिनमें एक रहेगा, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उस मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन है मिफ्ताउल फतुह में। तो इसके काल में एक रहता है मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह है। मलिक छज्जू कौन था? वैसे तो बलबन का भतीजा था। ये गौर से सुनना, आपके काम आगे काम आएगी ये बात। ये बलबन का भतीजा था, ये नहीं पूछेंगे। ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, ये बात ध्यान रखनी है। कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, अब जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, इसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि बलबन का रिश्तेदार है, बलबन का भतीजा था। तो अब सत्ता पर यह दावेदारी कर रहा है कि साहब ये खिलजी तो ऐसे ही आए हैं, दावेदार तो हम हैं। तो परिणामतः इसने दावेदारी कर दी, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन कर दिया गया और मलिक छज्जू को बंदी बनाकर जलालुद्दीन के सामने लाया गया। अभी देखना आपको क्यों ये चर्चित है। जलालुद्दीन के सामने लाया गया तो जलालुद्दीन रोने लग गया, मेरे मालिक के बेटों की देखो दशा क्या है, उनके भतीजे, उनके परिवारों की, रिश्तेदारों की। तो कहा बेड़ियां खोल दो। बेड़ियां खोल दिया और बड़ा उदारता से उसको बड़ा अच्छे से भोजन करवाया साथ बैठकर, और फिर उसको मुल्तान भेज दिया, आज़ाद कर दिया कि भाई मैं आपको मारना नहीं चाहता। यानी बहुत उदारता का परिचय दिया यहाँ पर। जबकि यहाँ अलाउद्दीन होता तो या बलबन होता तो इलाज कर देते। तो उदारता से, और इसके जितने भी साथी थे सबको नए कपड़े पहना कर और आराम से भेजा, बोले अब जाओ यहाँ पर। तो काफ़ी उदारता का परिचय दिया उसने। इसीलिए इस विद्रोह का वर्णन है। लेकिन उसे अब कड़ा मानिकपुर नहीं दिया। तो ये कड़ा मानिकपुर किसको दिया? अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन को। तो इसलिए ध्यान रखना, अलाउद्दीन शासक बनते समय कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर। अलाउद्दीन ने खिलजी क्रांति में जलालुद्दीन का सहयोग किया था, इसलिए तो उसे एक पद दिया गया था, वो तो था अमीर ए हाजिब, दरबार की व्यवस्था करने वाला। ठीक है, लेकिन अब उसे कौन सा, किस चीज, कहाँ का सूबेदार बना दिया? यानी मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करके मलिक छज्जू को तो भेज दिया मुल्तान, और उसकी जगह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसको बना दिया? अलाउद्दीन को, अपने भतीजे अलाउद्दीन को। तो इसलिए ये बात याद रखनी है, अलाउद्दीन से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? मलिक छज्जू। बात समझ आ गई यहाँ पर? तो यहाँ एक तो ये इसके काल में, एक जो भी कोई, जैसे बंगाल में ये जो मेवात में बलबन ने तो बड़े पैमाने पर दमन किया था। जो भी डाकू, लुटेरे, ठग थे, उनको बड़ी संख्या में बंदी बनाकर लाया गया। बंदी बनाकर लाया गया तो बलबन, इसके जलालुद्दीन खिलजी के सामने कि साहब ये इस प्रकार से डकैती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको मृत्युदंड दो। उन्होंने कहा मृत्युदंड क्या देना है? समझाना शुरू कर दिया, भाई देखो डकैती बुरी बात है, ऐसे मत करो, कमा के खाओ, ये करो, वो करो, अब जाओ। यानी उदारता का व्यवहार उनके साथ भी। तो इसलिए कई जो उसके समकालीन साथी थे उन्होंने तो उसकी आलोचना भी की, और कारण ये माना जाता है कि ये वृद्धावस्था में सुल्तान बना था, इसलिए ये कहता भी था कि मैं व्यर्थ में मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता।
तो इसीलिए ये बात उसने उस समय भी कही थी जब रणथंभौर दुर्ग से आया था, तब भी उसने। अब इसके काल की एक घटना है, सिद्धिमौला का विद्रोह है। सिद्धिमौला का विद्रोह है, ये इसलिए याद करना है, जलालुद्दीन खिलजी के समय केवल एकमात्र ऐसा उदाहरण सिद्धिमौला का विद्रोह है जब उसने क्रूरता का परिचय दिया। इस विद्रोह का दमन निर्ममता पूर्वक तरीके से किया गया था। सिद्धिमौला एक ईरानी फकीर था जो बाबा फरीद का शिष्य था, ठीक है। और ऐसा यानी इस पर आरोप यह लगा कि यह सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो परिणामतः सिद्धिमौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मारा गया। बस केवल फिरोज तुगलक के काल, उसमें बार बार नाम फिरोज तुगलक आ रहा है क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, इस वजह से केवल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बोलकर जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा हूं ताकि वो फिरोज तुगलक वाला टंटा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के काल का एकमात्र ऐसा ये उदाहरण सिद्धिमौला का विद्रोह है जहां उसने निर्ममता का परिचय दिया, ठीक है। अब देखो, इसके काल में 1292 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने, जो कहां का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का, भीलसा मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया 1292 में। यह बात याद रखना, क्यों प्रसिद्ध है कि भीलसा आक्रमण के दौरान उसने दक्षिण के धन के बारे में सुना कि दक्षिण के राज्यों के पास बहुत ज्यादा धन है, सोना है। इसलिए इसने क्या किया कि भीलसा पर आक्रमण के बाद बिना अनुमति के ही 1296 में, यह भीलसा का आक्रमण तो कब था, 1292 में, यह बात ध्यान रखना। इसने जो भीलसा मध्य प्रदेश में मालवा पर, इस भीलसा पर आक्रमण किया वो तो था 1292 में, ठीक है। फिर अब इसकी तो अनुमति ली थी, और इसकी अनुमति ली, इससे जो धन मिला इसे बड़े पैमाने पर, वो धन इसने जलालुद्दीन को भेंट किया। जलालुद्दीन बड़ा खुश हुआ कि भतीजे ने अपने पास पावली नहीं रखी और इतना धन ला कर दिया है, तो इसे एक इक्ता और दे दिया इस कड़ा मानिकपुर में, वो जोड़ दिया अवध। अवध तो इसलिए अगर ये पूछें कि अलाउद्दीन शासक बनते समय कहाँ का सूबेदार था, तो पहला ऑप्शन तो होगा कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, अवध। दोनों है तो दोनों, क्योंकि वो कड़ा मानिकपुर का भी है, अवध का भी है, क्योंकि अवध उसे 1292 में मिल चुका है। समझ आ गई बात यहाँ पर। तो ये कड़ा मानिकपुर का के बाद में अवध का इक्ता भी इसको दे दिया गया। अब इसने क्या किया, 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया बिना उसकी अनुमति के। देवगिरी का राजा था रामचंद्र। देवगिरी आक्रमण से इसे बड़ी मात्रा में धन मिला, बहुत ज्यादा धन मिला। इतना धन मिला कि आपको पता है धन अपने साथ दिमाग की विकृति भी लेकर आता है। और अलाउद्दीन जब राजधानी से दूर चला गया, पहले तो राजधानी में अमीर हाजिब था तो परेशान था, लोग प्रांतीय इख्तेदार की बजाय केंद्र में मंत्री बनना पसंद करते थे, लेकिन ये उल्टा, ये प्रांत में जाना चाहता था। दो कारणों से, एक तो राजधानी में रहकर ये अपनी महत्वाकांक्षा, अपने षड्यंत्रों को अंजाम नहीं दे सकता था, एक ये अपनी पत्नी से त्रस्त था, जलालुद्दीन की पुत्री थी ना, उससे बहुत बड़ा परेशान था। तो परिणामतः ये राजधानी से दूर जाना चाहता था, दूर मौका मिल गया इसे कड़ा मानिकपुर का। अब इसने यहां रहकर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, और इस षड्यंत्र के तहत ही अब जब देवगिरी से धन मिल गया, अब जलालुद्दीन को इसने समाचार भेजा। इसका भाई था अलमास बेग, जिसे हम जानते हैं उल्लूक खां के नाम से। अलाउद्दीन का नाम तो था अली गुरसप्पा, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम तो था अली गुरसप्पा, और जो उल्लूक खां था उसका नाम था अलमास बेग। दोनों भाई थे। तो उस अलमास बेग के माध्यम से यह संदेश भेजा कि मैंने दक्षिण में बिना पूछे आक्रमण कर दिया, इसलिए मुझे डर लग रहा है, मैं सुल्तान के सामने नहीं जाऊंगा, क्या पता सुल्तान मुझे सजा दे दे।
तो अल्मास बेग ने सुल्तान को कहा, उल्लू खां ने, कि साहब वो बहुत बेहतरस्त है मेरा भाई, उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वो खुद लेकर नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, आप चलो, ताकि वो धन भी ले ले और उसके डर को भी दूर कर दे। तो जलालुद्दीन अपने भतीजे और दामाद पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो परिणाम तो वो रवाना हुआ। लोगों ने उसे समझा, अरे उसके पास इतना धन है तो कहीं वो वैसे भी महत्वाकांक्षी है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। बोले नहीं, मेरा भतीजा है, ऐसे गड़बड़ थोड़ी करेगा। फिर जो ही नदी, बीच में नदी आ रही थी, तो नदी पार करने के लिए सैनिकों के साथ गया था। अल्मास बेग ने कहा, साहब अगर इन सैनिकों को साथ लेकर जाओगे तो वो डरकर भाग जाएगा, इसलिए ऐसा करो, आप एक दो व्यक्तियों को, अंगरक्षकों को साथ लेकर फिर ही जाओ। तो जलालुद्दीन फिर अपने भतीजे के प्रेम में, दामाद के प्रेम में अंधा था, और वो नदी पार करके चला गया। जो ही भतीजे से गले मिला, और भतीजे ने, यानी अलाउद्दीन ने अपने अंगरक्षकों को कह दिया कि इस जलालुद्दीन के अंगरक्षकों को भी मार दो और इसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दो। गले मिलते ही उसने धक्का दिया जलालुद्दीन को, जलालुद्दीन दूर, दूसरे अंगरक्षक ने गर्दन उड़ा दी और अपने आप को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया। अब जो सेना थी जलालुद्दीन की, दिखती बात है सेना और सेनापति विरोध करेंगे, इसलिए इतना सोना बिखेर दिया कि वो तो सोना चुगने में ही पागल हो गए। एक एक सेना नायक को मण मण से ज्यादा सोना दिया गया, मतलब इतना सोना दिया गया कि हम भी आज ये सोच रहे हैं, काश अलाउद्दीन की सेना में, उस समय जलालुद्दीन की सेना में होते तो हमें भी थोड़ा बहुत सोना मिल जाता। इस प्रकार से, और शासक सुल्तान बन गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में अभी चर्चा कर रहे हैं। बात करें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अब पहले तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? 1296 से 1316। अब देखो, खिलजी वंश का जो काल है उसमें अधिकांश काल तो किसके नाम पर चला गया? अच्छा, खिलजी वंश के बारे में एक बात बताना भूल गया, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है जो 5 वंशों में, वो खिलजी वंश है। तुगलक तो सबसे ज़्यादा, खिलजी सबसे कम। और खिलजियों में सबसे ज़्यादा किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहली बात आपको ये पता हो कि इसका वास्तविक नाम क्या था? तो अली गुरशप्पा, अली गुरशप्पा, ठीक है, ये इसका वास्तविक नाम था। कई बार गुरशस्पा भी नाम आ सकता है, अली गुरशप्पा या अली गुरशस्पा, से 2 बार आ सके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। तो वास्तविक नाम था अली गुरशप्पा। अब देखो, खिलजी क्रांति में इसने सहयोग दिया था जलालुद्दीन खिलजी का, अपने अंकल का। तो परिणामतः खिलजी क्रांति में सहयोग देने के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने इसे अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया था। अमीर ए हाजिब का पद क्या होता? दरबार की व्यवस्था का संचालन करने वाला व्यक्ति, कि दरबार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो देखने का काम करता है ये अमीर ए हाजिब, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी, यानी ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि खिलजी काल में अलाउद्दीन की प्रथम नियुक्ति अमीर ए हाजिब है। जलालुद्दीन के काल में ये अमीर ए हाजिब है। और इसके साथ ही इसका भाई था, इस अली गुरशप्पा या अलाउद्दीन का भाई, जिसका नाम क्या था? अल्मास बेग। और उस अल्मास बेग का ही दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं उसे? उल्लूग खां। जो रणथंभौर अभियान में था ना उल्लूग खां, ये वही उल्लूग खां है जो अलाउद्दीन का भाई था। उसका वास्तविक नाम क्या था? अल्मास बेग। इस अल्मास बेग को उस जलालुद्दीन ने खिलजी क्रांति में सहयोग देने के कारण आखूर बेग यानी गुड़साला का जो प्रधान है, तो आखूर बेग,
या अमीर आखुर बोल सकते हो आप। तो आखुर बैग यानी घुड़साला का प्रधान नियुक्त किया था। अब एक बार आप इसको तो भूल जाओ, अल्मास बेग को, तो हालांकि नाम इसका आगे भी आएगा, क्योंकि अलाउद्दीन के समय 4 खान होंगे जो प्रसिद्ध, जिनकी तुलना ऐसा कहा जाता है कि ये जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के पास 4 खलीफा थे, वो प्रथम 4 खलीफा, वैसे अलाउद्दीन के ये 4 खान थे, तो उनमें एक उल्लू खान भी था। तो खैर उनकी बात, इसकी तो हम आगे करेंगे। पहले तो पहली बात, इसे खिलजी क्रांति में सहयोग देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया था। फिर क्या है आगे चलकर बाद में, जलालुद्दीन खिलजी के समय हमने एक चर्चा की थी कि कड़ामानिकपुर के सूबेदार कौन था? मलिक छज्जू। जलालुद्दीन के समय मलिक छज्जू था, और उस मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया शुरुआत में ही, यानी शासन जलालुद्दीन जब सुल्तान बना ही था 1290 में, तो प्रारंभ में ही उसके काल में वो विद्रोह हो गया मलिक छज्जू का। और मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। उसने जब विद्रोह कर दिया तो मलिक छज्जू को तो भेज दिया मुल्तान, और वो कड़ामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसको? अलाउद्दीन को। तो ये बात ध्यान रखना कि इसको फिर क्या किया? कड़ामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो शासक बनते समय अलाउद्दीन कहाँ का सूबेदार था? कड़ामानिकपुर का। फिर उसके बाद में क्या है, ये अलाउद्दीन जलालुद्दीन के काल में जब कड़ामानिकपुर का सूबेदार रहता है, कड़ामानिकपुर का सूबेदार रहते हुए 1292 में भीलसा, तो 92 भीलसा याद रह जाएगा, भीलसा मालवा में मध्य प्रदेश में, वहां पर तो भीलसा या मालवा पर आक्रमण करता है। और उस आक्रमण में बड़े पैमाने पर उसे धन जो मिलता है, वो धन जब जलालुद्दीन को प्रस्तुत करता है तो जलालुद्दीन बड़ा खुश होता है, और कड़ामानिकपुर में इसका एक सूबा और जोड़ देता है, वो रहता है अवध। तो इसका मतलब शासक बनते समय ये कड़ामानिकपुर के साथ साथ और कहाँ का गवर्नर है? अवध का। लेकिन मूलतः आपको क्या करना है? कड़ामानिकपुर, क्योंकि कड़ामानिकपुर में अवध मिलाया गया है, इसलिए वो कहाँ का सूबेदार होगा? कड़ामानिकपुर का। दोनों आए तो दोनों का, ठीक है। कड़ामानिकपुर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या है? अवध का इख्तियार था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1296 में ये देवगिरी पर आक्रमण करता है, जलालुद्दीन के काल में देवगिरी पर आक्रमण करता है, और वो दक्षिण भारत पर सल्तनत काल में किया गया पहला आक्रमण है। लेकिन वो काल में किसके में है? जलालुद्दीन के काल में। आक्रमण कौन कर रहा है? अलाउद्दीन। उसमें जो धन मिलता है उससे ये सेना का गठन करता है, और उसी धन के कारण ये फिर षड्यंत्र रचकर और देवगिरी या कड़ामानिकपुर, तो ध्यान रखना ये जलालुद्दीन की हत्या कहाँ होती है? कड़ामानिकपुर में। कड़ामानिकपुर में बुलाता है और जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, और स्वयं को ये सुल्तान घोषित कर देता है। यद्यपि इसने अपने आप को सुल्तान कड़ामानिकपुर में घोषित कर दिया, लेकिन अपना राज्याभिषेक है वो बलबन के लाल महल में करवाता है। जिस लाल महल में जलालुद्दीन जाने की हिम्मत नहीं करता है, उस लाल महल में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। क्योंकि वो भी अपने आप में बलबनु कम कौन समझे ना, तो इसलिए इसका ये बात ध्यान रखना, इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? लाल महल में। जलालुद्दीन तो किलाखोरी में करता है, जलालुद्दीन तो अपना राज्याभिषेक किलाखोरी दिल्ली में, और ये बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करता है। तो बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय ये एक तो उपाधि सिकंदर ए शानी, द्वितीय सिकंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना कि इसने सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता? अलाउद्दीन को। और द्वितीय हातिम कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये बात ध्यान रखना। और अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाह भी कहा है। अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान
और दुनिया का चरवा है या जनता का चरवा है, जनता का चरवा है। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो इसके दरबार से संबंधित था ना मोस्टली। भाई 8 सुल्तानों का समकालीन रहता है तो मोस्टली किसके दरबार से संबंधित रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित। तो ये बात, इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है अमीर खुसरो ने, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जैसे बलबन एक व्यक्ति की सलाह मानता था, बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? फखरुद्दीन। इसके समय दिल्ली का कोतवाल था अल्लाउल मुल्क। गड़बड़ तो आपको कोतवाल 2 ही पूछेंगे। पूरे दिल्ली सल्तनत में 2 शासकों के समय के कोतवाल ही आपसे पूछेंगे। एक, बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? फखरुद्दीन। दूसरा, अलाउद्दीन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? तो अलाउद्दीन अल्लाउल मुल्क। रड़े मड़े नहीं होगा भाई। देखो, अलाउद्दीन अल्लाउल मुल्क तो याद हो जाएगा। 2 नाम याद रखने, एक फखरुद्दीन, एक अल्लाउल मुल्क। अब हमें पता है बलबन अलाउद्दीन दोनों एक सी छवि के हैं। एक सुदृढ़ करने की तो एक विस्तार करने की नीति अपना रहा है, एक है उसको मजबूती से, और एक विस्तार और ज्यादा पाओ। तो यहां पर दोनों के समय दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन और अल्लाउल मुल्क। अब अल्लाउल मुल्क अलाउद्दीन के समय है, तो दोनों के प्रमुख सलाहकार पूछे तो एक के समय दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन और अलाउद्दीन के समय दिल्ली का कोतवाल अल्लाउल मुल्क। अल्लाउल मुल्क याद रह जाएगा एक बात। दूसरी बात देखो, इसका ये सलाहकार था राजनीतिक सलाहकार। धार्मिक मामलों में अलाउद्दीन खिलजी सलाह लेता था बयाना के काजी से। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। इसलिए ध्यान रखना ये बात कि अलाउद्दीन के समय बयाना का काजी कौन था? मुगीसुद्दीन। तो बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से ये धार्मिक मामलों में सलाह लेता था। तो अलाउद्दीन की धार्मिक नीति किसकी सलाह पर चलती थी? मुगीसुद्दीन, जो कहाँ का काजी था? बयाना का काजी। तो हिंदुओं के प्रति उसकी नीति क्या हो, ये नीति निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? मुगीसुद्दीन था। क्योंकि धार्मिक नीति हिंदुओं के प्रति यानी धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति से संबंधित कोई बात आए तो उसका धार्मिक नीति का कौन था? ये बयाना का काजी मुगीसुद्दीन। ठीक है, वैसे सलाह किससे लेता था? अल्लाउल मुल्क से। उसका सलाहकार था अल्लाउल मुल्क। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात देखो, ये शासक बनते समय इसने अपने 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे। एक विश्व को जीतना और एक नए धर्म का प्रचलन करना। ये नया धर्म, अकबर से पहले अलाउद्दीन ऐसा शासक था जो नया धर्म प्रचलन करना चाहता था, लेकिन फिर दिल्ली के कोतवाल ने इसे सलाह दी, क्योंकि उसका सलाहकार दिल्ली का कोतवाल तो था। बोले रे भाई, इस धर्म वाले पैगंबर, ये पैगंबरों का काम है, इस झंझट में मत पड़, तू तो अपना जो दूसरा लक्ष्य है ना, विश्व को जीतना, उसको पूरा कर। तो परिणामतः फिर वो उस ओर ही चल पड़ा। बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन शासक बनने के बाद ही फारसी भाषा सीखता है, उससे पहले अनपढ़ था। अंदाज लगा लो, एक तो बोहो एक आपा। और उस समय उसके बाद में फिर वो यानी कहने का तात्पर्य, अनपढ़ होकर भी फिर उसकी ललक, इतना व्यस्त, इतना युद्धों में हम बात करेंगे, देखो कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने विद्रोह हो रहे हैं, किस प्रकार की नीतियां लागू करता है, लेकिन वो पढ़ने लिखने का काम शासक बनने के बाद में करता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। तो कुछ प्रेरणा तो हमें भी लेनी चाहिए, लेकिन उस वाली आक्रामकता, वो प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, छल कपट वाली। वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन कम से कम उसने बाद में जाकर, उसे पता था युग की आवश्यकता है ये, तो परिणाम तो उसने पढ़ने के लिए भी समय निकाला और फारसी भाषा सीखी उसने। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। खैर तो ये बात ध्यान रखनी है कि उसके 2 लक्ष्य पहले शासक बनते समय, तो एक वो नया धर्म भी प्रचलन में करना चाहता था, लेकिन धर्म प्रचलन का विचार त्याग दिया। किसकी सलाह पर? अल्लाउल मुल्क की सलाह पर, क्योंकि सलाहकार यही था उसका। जबकि धार्मिक नीति का मुख्य सलाहकार कौन होगा?
बयाना का काजी मुगीसुद्दीन। समझा गई बात यहाँ पर? तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, खिलाफत में विश्वास करता था, यद्यपि खिलाफत यानी खलीफा की सत्ता में विश्वास करता था, इसीलिए उसने यामीन उल मिल्लत और अमीर उल मोमिनीन जो खलीफा के सहायक की उपाधियां हैं, ये उपाधियां धारण की थी। लेकिन उल्लेमा वर्ग यानी धार्मिक वर्ग, उल्लेमा वर्ग यानी धार्मिक वर्ग, उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को शासन में स्वीकार नहीं किया। ऐसा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धार्मिक वर्ग, मौलवी और मुल्ला वर्ग, उल्लेमा वर्ग, उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसलिए राजनीति को धर्म से पृथक करने वाला, राज्य को धर्म से, इन धार्मिक नीतियों से पृथक करने वाला, धर्म के नियंत्रण से पृथक करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह बात भी ध्यान रखना आप कि अलाउद्दीन उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को समाप्त करने वाला पहला सुल्तान था, तो हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इसके अलावा धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला या धर्म को नियंत्रित करने वाला पहला सुल्तान था, क्योंकि बाकी किसी ने भी ऐसी हिमाकत नहीं की। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। फिर अब देखो इसने क्या क्या किया। अलाउद्दीन क्यों प्रसिद्ध है? विजयों के कारण तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा कुछ इसकी और नीतियां थी, कुछ सुधार थे, कुछ कार्य थे। उनमें एक सबसे बड़ा कार्य आपको जो याद रखना है वो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति क्या था अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण? देखो, पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि बाजार नियंत्रण की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था जब हम बरनी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अमीर खुसरो ने इतनी डिटेल नहीं दी है। वर्णन किसने दिया है? बरनी ने। बरनी ने तो बाजार नियंत्रण में हर चीज के भाव भी दिए हैं, किस कौन सी चीज किस दाम में मिलती थी, यह अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे विस्तृत वर्णन करने वाला बाजार नियंत्रण का कौन है? बरनी। और बरनी की पुस्तक कौन सी थी? तारीख ए फिरोज शाही। तो एक बात तो यह ध्यान रखनी है, बरनी के अलावा इब्न बतूता, यानी ये तो मुख्य, अगर मुख्य पूछे तो कौन हो गया? बरनी। फिर बरनी के अलावा और कौन कौन है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम लिख चुके हैं, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी? रेहला, सफरनामा। कहाँ का यात्री था? मोरक्को, दक्षिणी सॉरी अफ्रीका, मोरक्को अफ्रीका का यात्री था, ठीक है। तो रेहला में इसने। फिर इसके अलावा इसामी, इसामी की पुस्तक फत्तू है उस सलातीन। तो इन दोनों में भी बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी मिलती है। मुख्य स्रोत पूछे तब तो क्या हो गया? बरनी की तारीख है फिरोज शाही। अन्य स्रोतों की बात करें तो इब्न बतूता और इसामी, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है आपको इनके संदर्भ में। अब इन्होंने ये वर्णन किया है इसामी के पत्तू। अच्छा, ये देखो, तीनों के तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के काल के समय के हैं। तीनों व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के काल के समय के हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम जिंदा दिल साथी था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और आकर फिर काजी भी बना था। दिल्ली का काजी बनाया था ना इसको 1334 में, बात हुई थी शायद अपनी। और ये इसामी राजधानी परिवर्तन के दौरान इसके दादा की मृत्यु होती है तो उसका विरोधी बन जाता है, आलोचक बन जाता है। तो ये तीनों के तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के काल के थे और तीनों ने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन किया है। और मुख्य रूप से किसने किया है? बरनी ने। अब बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य देखो। बरनी आलोचनात्मक, बरनी अलाउद्दीन की ये जो बाजार नियंत्रण की नीति इसकी प्रशंसा नहीं करता है, वो इस पर व्यंग्य भी करता है, पूरा विवरण देता है। वो ये कहता है कि चीजें सस्ती मिलने लग गई। जैसे ये कह रहा है, ये ध्यान रखना, ये कथन भी कि इसके काल में हाथी का मूल्य 1 टंका हो गया।
हाथी का मूल्य 1 टंका। लेकिन ये कह रहा है कि टंका था किसके पास? आपने सुना ना कि कोड़ियों के साटे हाथी जा रहा है, लेकिन बा कोडी है कि करने। तो ये व्यंग्य कर रहा है कि जनता की हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उनके पास पैसे थे ही नहीं। तो ये आलोचनात्मक वर्णन करता है, लेकिन पूरा विवरण इस्लामी करता है प्रशंसा। इस्लामी अलाउद्दीन की नीतियों की प्रशंसा करता है। तो अमीर खुसरो भी कहता है, अमीर देखो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इस्लामी के अनुसार तो और बाकी इतिहासकारों के अनुसार कम वेतन पर, और मुख्य उद्देश्य वास्तव में यही था उसका, अलाउद्दीन का, जब निकल कर आता है कि इस बाजार नियंत्रण की नीति का मुख्य उद्देश्य कम वेतन पर विशाल सेना का गठन करना था। कैसे बता रहा हूं? कम वेतन पर विशाल सेना का गठन करना था, जबकि इस्लामी और अमीर खुसरो के अनुसार लोक कल्याण था। कि देखो इसने क्या किया, यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था मुख्यतः दिल्ली क्षेत्र में लागू की। तो दिल्ली क्षेत्र में लागू की तो क्या किया, दिल्ली में प्रत्येक चीज के भाव तय कर दिए। दिल्ली में बाजार नियंत्रण के लिए प्रत्येक चीज के भाव तय कर दिए, और इसने 3 बाजार बना दिए उसके लिए। 3 चीजों के बाजार बना दिए। एक अनाज का बाजार, अनाज का बाजार, बाजार को कहा जाता सराय ए अदल, सराय ए अदल बाजार का नाम। और 3 बाजार बना दिए, अनाज का, और एक बना दिया दास और मवेशियों का, और एक वस्त्र का, वस्त्र और एक दास और मवेशी। तो दासों और पशुओं का एक ही, दास और मवेशी, मवेशी यानी पशु, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के बाजार लगा दिए यहां दिल्ली में। अब अनाज, इन चीजों के भाव तय कर दिए कि इनसे ज्यादा कोई कीमत ले नहीं सकता। और यही नहीं, अनाज तोलने के लिए अपने गुलाम लड़कों को भेजता और व्यापारियों से चेक करता समय समय पर। कोई व्यक्ति अगर कम तोलता तो वो उसको वापस लाकर उसको तोल कर देखता, कितना कम तोला है उतना उस व्यापारी का मांस निकाल लेता उस तोल के अनुसार। बात समझ आ रही है? तो इसलिए, और गुलामों इसलिए हर किसी बच्चे को भेजता कि भाई किस प्रकार से कि किसी को भी वो ठगाने जा सके। तो इसलिए कम तोलने वाली तो समस्या समाप्त कर दी उसने, और भाव तय कर दिए। व्यापारियों को उसने अनुदान देना भी शुरू कर दिया। अब इससे क्या है, देखो ये क्यों लागू किया कि वो बड़ी सेना, अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के लिए क्या चाहिए, बड़ी सेना। तो बड़ी सेना, अगर वो सेना को वेतन ज्यादा देगा तो बड़ी सेना नहीं रख पाएगा। तो उसने सोचा कम वेतन कम देना पड़े, विशाल सेना हो, इसके लिए क्या करना होगा, ऐसा करते हैं सेना की दैनिक जरूरतों की जो भी चीजें हैं वो सब सस्ती कर देते हैं। तो वो सस्ती मिलेंगी तो उनको कम वेतन पर भी काम कर लेंगे। भाई जैसे मुझे ये कहा जाए कि आपको, जैसे भाई मैं मान लो रूट की बस में आता हूँ, चाय पीता हूँ और चाय के रुपए लगते 20, और रूट की बस में आऊँ तो किराया लगता 40, और भी खर्चा जो भी चाय चीनी ले जाता हूँ, सामान सब बहुत महंगे हैं। तो मैं उस अनुपात में ये चाहूँगा कि मुझे वेतन मिले ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हों। लेकिन ये अथॉरिटी, प्रशासन मुझे ये आश्वस्त कर दे कि आप जो चाय पीते हो वो चाय आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी। जो घर पर चाय चीनी ले जाते हो, इतने दिन आप महीने की 2000 की 4000 की ले जाते थे, वो अब आप 1000 या 500 में मिल जाएगी आपको। ये जो बस का किराया लगता था वो आपका इतने दिन इतना लगता था महीने का, अब उसको जस्ट आधा कर दिया जाए। और फिर मुझे ये कहा जाए कि अब आपका वेतन इतने दिन तो इतना था, इतने दिन तो आपका वेतन जो भी मान लो ये कहते कि भाई 40-50 हज़ार था महीने का, और अब आपको हम 20,000 देंगे। पहले आपका खर्चा होता था 30,000 और अब आपका खर्चा होगा 10,000। तो मुझे 20,000 में कहाँ दिक्कत है भाई? बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो इस वजह से उसने ऐसा एक प्रकार,
एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने की है फौज के लिए। बात समझ आ रही है? तो फौज को सबसे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फौज को उस समय भी कोई वेतन ज़्यादा नहीं दिया जाता था और आज भी कोई ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ये विडंबना का विषय है अब भी, और अब रही सही कसर अभी। हाँ, तो खैर जो भी है, हमें इस बात पर टीका टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा ठीक है। खैर, तो इसने ये व्यवस्था यहाँ पर ये लागू कर दी एक प्रकार से। अब देखो इसके लिए उसने क्या किया, तीन प्रकार के बाजार, बाजार को क्या कहा जाता, सराय अदल। सराय अदल, एक बात ध्यान रखना, सराय अदल मुख्यतः बाजार है, लेकिन पर्टिकुलर इनमें से किसी एक चीज का नाम हो कि किस बाजार को कहा जाता, तो वस्त्र बाजार के लिए ही प्रयोग कर देना। वैसे जैसे हम कहते हैं ना यव यानी अनाज, लेकिन यव किस अनाज के लिए प्रयुक्त होता, जौ के लिए। यव का मतलब सामान्य अनाज, लेकिन अगर ये पूछें कि यव शब्द किसके लिए होता, जौ के लिए, तो यहां देखना कि सराय अदल यानी बाजार, ये बाजार, लेकिन इनमें से भी किसके लिए, वस्त्र के लिए, वस्त्र बाजार के लिए। बात समझ आ रही है यहाँ पर? अब इसके लिए उसने कुछ अधिकारी नियुक्त किए, जिनमें एक था शहनाए मंडी। शहनाए मंडी एक था, पहले मैं क्रम से लिख देता हूं इनका। एक तो आपको याद रखना है दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, शहनाए मंडी, मंडी, और एक परवान नवीस, परवान नवीस। ये क्रम से हैं तीन, ठीक है। ये तीन अधिकारी बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित हैं। इसके अलावा गुप्तचर भी थे, बरीद, क्योंकि गुप्तचरों को भी तो बाजार नियंत्रण से संबंधित है ना। लेकिन ये तीन मुख्य रूप से, सबसे बड़ा तो था दीवाने रियासत, ये पूरा वाणिज्य व्यापार मंत्री था। उसके अधीन फिर ये सेनाए मंडी, ये मंडी का अधीक्षक था पूरी का, इस सराय दल का। और ये परवान नवीस परमिट जारी करता था व्यापारियों को, बिना परमिट के कोई व्यापारी नहीं होगा, तो सबको परमिट जारी करता था। ये तीन इस बाजार व्यवस्था से संबंधित थे। बात समझ आ रही है यहां पर? अब देखो इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले दीवाने रियासत वो था मलिक याकूब, मलिक याकूब। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम दीवाने रियासत कौन था, मलिक याकूब। और जो प्रथम सेनाए मंडी है वो था मलिक कबूल, नाम थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है, मलिक कबूल। ये सेनाए मंडी था प्रथम, प्रथम सेनाए मंडी मलिक कबूल, और प्रथम दीवाने रियासत मलिक याकूब। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो अब देखो, सबसे पहले बलबन वाले दोनों विभाग आपको याद हैं जो बलबन ने बनाए, नए विभाग बनाए थे ना, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ, बकाया भूराज नहीं, वे के कागजातों की देखभाल के लिए। फिर अब अलाउद्दीन ने देखो बाजार नियंत्रण से संबंधित ये तीन अधिकारी नियुक्त कर दिए, दीवाने रियासत, सेनाए मंडी, परवान नवीस। तो इनकी नियुक्ति किसके समय हुई है, अलाउद्दीन के समय। एक आगे और अधिकारी की चर्चा करेंगे हम, दीवाने मुस्तखराज, जो बकाया भू राजस्व की वसूली से संबंधित होगा, अलाउद्दीन ही करेगा उसकी नियुक्ति। तो ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित अधिकारी थे। एक बार इसको और सिंपल तरीके से सुन लो। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू क्यों की, सामान्य तौर पर आपको याद ये रखना है, कम वेतन पर विशाल सेना के गठन के लिए। ठीक है, कम वेतन पर विशाल सेना के गठन के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन अमीर खुसरो और इसामी के अनुसार वो जनता की भलाई करना चाहता था कि कम वेतन पर जनता को सामान मिलेगा तो जनता की भलाई होगी, दिखती बात है। लेकिन अगर वो जनता की भलाई करना चाहता
तो केवल जहां जहां सेना थी, दिल्ली में थी सेना, तो वहीं पर क्यों लागू किया? वो तो पूरे साम्राज्य में लागू करता, पूरे साम्राज्य में लागू नहीं किया, दिल्ली क्षेत्र में लागू किया। तो इसका मतलब, इसका मुख्य उद्देश्य कम वेतन पर विशाल सेना का गठन करना था। इसके लिए उसने 3 बाजार बनाए। बाजार को क्या कहा जाता? सराय दल। किन किन चीजों के बाजार बनाए? अनाज का, वस्त्र का, और दास और मवेशियों का। ठीक है, ये 3 बाजार बनाए। तो वस्त्र यानी कपड़ा बाजार, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके लिए 3 प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए। दीवाने रियासत जो व्यापार मंत्री था, वाणिज्य मंत्री था। सेनाए मंडी जो मंडी का अधीक्षक था। परवान नवीस जो परमिट जारी करता था व्यापारियों को। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख अधिकारी थे। इनमें दीवाने रियासत पद सबसे पहले किसको दिया गया? मलिक याकूब को। सेनाए मंडी का पद किसको दिया गया? मलिक कबूल को। तो प्रथम दीवानी रियासत था मलिक याकूब और प्रथम सेनाए मंडी था मलिक कबूल। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं यहां पर ये बात। अब देखो किन किन चीजों के भाव क्या क्या तय किए। बाय द वे, अगर आपसे पूछे तो गेहूं का भाव 7.5 जीतल प्रति मण, 7.5 जीतल प्रति मण, याद रह जाएगा क्या? चावल का 5 जीतल प्रति मण, चावल 5 जीतल प्रति मण, चना भी 5 जीतल प्रति मण। अब मैं क्या याद करा? चावल और चना दोनों चैपर ही, अरबे दोनों 5 ही। समझ आ गई? अब गेहूं वाला अपने आप याद रहेगा 7.5, गेहूं चैपर नहीं है तो गेहूं 7.5 जीतल हो गया, तो शायद याद रह जाएगा मेरे ख्याल से, याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर घी था, वो 1.5 शेर 1 जीतल, 1 जीतल का 1.5 किलो घी मिलता था उस समय। अब वेतन की आगे बात करेंगे, क्या क्या वेतन था उसकी आगे बात करेंगे। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। गेहूं कितने जीतल मण था? चावल 5, चना 5 जीतल प्रति मण, ऐसा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये बात अलाउद्दीन की इससे संबंधित थी, किससे? बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित बात। ठीक है, और अब हमारा बिंदु होगा अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बाद अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था। अच्छा, एक बात बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में ये ध्यान, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे तो शायद लागू कब की गई थी? ये चित्तौड़ विजय के बाद ये चर्चा हो गई शायद मेरे ख्याल से। तो 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, अब बात करें हम अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था। अब देखो, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें आपको याद करनी है राजस्व व्यवस्था में, पहली बात, उसका राजस्व मंत्री या राजस्व अधिकारी कौन था? सरफकायनी। पहली बात यही ध्यान रखना है, उसका राजस्व अधिकारी था सरफकायनी। तो राजस्व नीति किसने निर्धारित की? सरफकायनी ने। अब देखो क्या क्या किया इसने। पहली बात, अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश करवाई। तो और भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता? मसाहत। पैमाइश यानी भूमि की पूरी की माप करवाई। ठीक है, पैमाइश करवाई, पैमाइश को क्या कहा जाता? मसाहत। भूमि की पैमाइश या मसाहत करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। बाकी सुल्तानों ने तो अपनी जो व्यवस्था है उसी हिसाब से कर लागू। इसने क्या किया? पहले पूरी भूमि के माप करवाई, पैमाइश करवाई। किसके निर्देशन में? सरफकायनी के निर्देशन में। तो भूमि की पैमाइश करवाने वाला पहला सुल्तान था। पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है। फिर जो भूमि कर की दर पहले 1/3 की दर से वसूल की जाती थी, अलाउद्दीन ने उस भूमि कर की दर को कर दिया 1/2। ठीक है। अच्छा, भूमि कर में आपको 2 प्रकार के कर ध्यान रखने हैं। ये जो 1/2 है, ये है खराज, क्योंकि मोस्टली जो भारत में किसान थे वो गैर मुस्लिम थे। तो खराज यानी गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो आप इसको सिंपली यही कर लो, किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था
खराज। ठीक है, इसको खिराज भी बोल सकते हो, खराज भी बोल सकते हो। ये खराज, और कितनी दर से? 1/2 भाग की दर से। तो ये भूमि कर था जो किसानों से लिया जाता। लेकिन मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर या भू राजस्व कर अलग था, उसका नाम था उस्र। खराज भी भू राजस्व कर है, उस्र भी भू राजस्व कर है। खराज भी भू राजस्व कर है। तो अब देखो, खराज और उस्र, ये ध्यान रखना है यहां पर, उस्र मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, खराज गैर मुस्लिम किसानों से, हिंदू नहीं बोलना आपको, गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। ठीक है, इसकी दर, खराज की दर क्या है और उस्र की दर थी 1/10। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं याद रखने में। फिर अब देखो, अलाउद्दीन इस खराज को भी तो बदला है ना, 1/3 थी 1/2 कर दिया। इसमें तो इतना ही परिवर्तन किया है। खम्स नाम का कर, खम्स क्या होता? खम्स को आप 2 रूप में याद करोगे। मुख्यतः तो होता युद्ध में लूट का हिस्सा। भाई सैनिक जहां कहीं भी जाते, जिस क्षेत्र पर आक्रमण करते, तो वहां से बड़े पैमाने पर लूटते, तो उस लूट का माल वो सैनिक आपस में बांटते, लेकिन उसमें राज्य का हिस्सा होता 20%, और 80% वो जो सैनिक और सेनापति वो जाते, वो आपस में बांट लेते। उसको क्या कहा जाता? खम्स। इसके साथ खम्स एक और है, भूमि में गड़ा हुआ खजाना जिस व्यक्ति को मिल गया, 80% वो व्यक्ति रखेगा, 20% राज्य में जमा करवाएगा। इसलिए लोग गड़ा, पहले क्या है देखो, बैंक तो थी नहीं, और लोग अपने सामान को, अपने धन को, सिक्के चांदी वाले ये गए ने क्या करते? गाड़ देते, उनको गाड़ देते। तो ये प्राय मिलते रहते, ऐसे ये प्राय मिलते रहते उस समय। आजकल तो इसलिए कोई नहीं मिलने, अब तो खैर वो नया विषय है, उसको तो छोड़ देते हैं हम। अब ये भूमि में मिलते रहते, तो क्या करते? उनको भूमि वो राज्य में जमा करवा देते। क्यों करवाते? क्योंकि 80% उनके पास रहता। अगर 20% ही उनके पास रहता तो वो जमा नहीं करवाते, सोचते पूरा रखेंगे। लेकिन उनको ये लगता कि भाई 20% जमा करवा के कम से कम वैधानिक रूप से उसके मालिक तो बन जाएंगे, नहीं कोई शिकायत कर देगा तो फालतू में मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए वो जमा करवा देते उसको। लेकिन अलाउद्दीन तो 2 खम्स क्या है? भूमि में गड़े हुए खजाने का हिस्सा और युद्ध में लूट का हिस्सा। अब इसमें क्या था? राज्य और सैनिक का अनुपात, सैनिकों का अनुपात क्या था? राज्य का तो था 20% और सैनिकों का अनुपात था 80%। अलाउद्दीन ने इस अनुपात को जस्ट उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन के समय भी, और यही बात मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी याद रखनी है। सल्तनत के 2 ही शासक ऐसे थे जिन्होंने खम्स को जस्ट उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब राज्य का हिस्सा कितना हो गया? 80%, और सैनिकों का या लूटने वालों का हिस्सा कितना हो गया? 20%। बात समझ आ गई ना? तो अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दर थी राज्य और सैनिकों में, 80% और 20%। बल्कि सामान्य तौर पर खम्स की दर क्या होगी? 20 और 80। 20 किसका होगा? राज्य का। 80 किसका होगा? सैनिकों का। लेकिन अलाउद्दीन के समय या मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूछे तो 80 और 20। समझ आ गई बात? यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको एक तो, ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने 2 नए कर और लगाए। एक तो चरी या चरही कर, जो चराई कर था। एक घरी या घरही कर, वो क्या था? गृह कर। घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद का घर है, इसका मतलब वो कर देगा, टैक्स देगा। और चराई, सार्वजनिक जंगलों में अगर कोई व्यक्ति अपने पशुओं को चराएगा तो उसे कर देना होगा। तो ये 2 नए कर अलाउद्दीन ने लगाए हैं, चरही और घरई या चरी या घरी, ठीक है। ये 2 कर लगाए हैं, ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने बकाया भू राजस्व, क्योंकि भू राजस्व प्राय जो वसूली वाले अधिकारी थे उन पर बकाया बहुत रहता था कर।
बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए एक नया विभाग स्थापित किया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। खराज क्या है? भूमिकर। तो भूमिकर की, बकाया भूमिकर की वसूली के लिए देखो, दीवान वकूफ तो जलालुद्दीन खिलजी ने, उसका काम तो क्या था? वे के कागजातों की देखभाल करना। जलालुद्दीन खिलजी ने तो दीवान वकूफ, वे यानी जो खर्चा होता है किन किन मदों पर, उस वे के कागजातों की देखभाल करने वाला विभाग था दीवान वकूफ। वो तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था दीवान मुस्तखराज। क्या काम था? बकाया भू राजस्व की वसूली करना, इसका काम था। बात समझ आ गई? तो ये बात है इस राजस्व व्यवस्था से संबंधित। शायद कोई बिंदु रहा थोड़ी है इसमें। अच्छा, ये जो भू राजस्व वसूली वाले अधिकारी थे, जो ग्राम प्रशासन भी देखते थे, चौधरी, मुकद्दम, खोत, ये बहुत धनाढ़े हो चुके थे। अलाउद्दीन ने इनको इतनी दयनीय स्थिति तक पहुंचा दिया कि कोई व्यक्ति उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना ही नहीं चाहता था। कि गांव में भू राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, यानी कोई गांव की पंचायती करने वाला चौधरी, मुकद्दम, पटेल है, तो गांव वाले ये सोचते थे कि इसके घर में अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह नहीं किया जाएगा, नहीं तो हालत दयनीय होगी। क्योंकि अलाउद्दीन ने उनको एकदम उनकी शक्तियों को बिल्कुल क्षीण कर दिया था। ये एक बड़ी बात थी। तो सीधा उसने उनको कि जो भी बीच में कर लेते या उन करों को बिल्कुल एकदम सीमित कर दिया था। तो ये बड़ी बात थी। और ग्रामीण प्रशासन में उसने बड़े पैमाने पर फेरबदल किए थे। पहली बार ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब हमारा बिंदु होगा अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत देखो आपको क्या क्या बातें याद करनी है। अलाउद्दीन थोड़ा सा बड़ा होगा। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत पहली बात, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान था। सैन्य विभाग का गठन तो किसने किया था? बलबन ने, दीवाने आरिज नाम से। ठीक है, सैन्य विभाग बलबन ने गठित किया था, लेकिन वो स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय बस केवल क्या करते, जिस समय युद्ध होता उस समय बुला लेते, आ जाओ भाई, जिन जिनको लूट का हिस्सा चाहिए वो आ जाओ। तो वो लूट के हिस्से पर निर्भर थी, वो सैनिक आ जाते। लेकिन स्थायी सैनिक जिनको निश्चित वेतन दिया जाएगा, इसीलिए लूट के हिस्से को इसने उल्टा किया है। खम्स को इसीलिए इसने उल्टा किया कि मासिक वेतन दिया जाएगा, तो लूट के हिस्से की कहाँ जरूरत है इनको। इसलिए स्थायी सेना का गठन करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहली बात इसके संदर्भ में याद रखना, स्थायी सेना का गठन। जबकि सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? बलबन ने। अब स्थायी सेना गठन किया, तो ये स्थायी सेना दो प्रकार की थी, हस्म ए कल्ब और हस्म ए मुरतब। हस्म ए कल्ब का मतलब स्थायी सेना है, हस्म ए कल्ब ये साई सेना है, और हस्म ए अत्रब का मतलब होता प्रांतीय सेना। अत्रप क्योंकि तरफ प्रांतों को बोलते, हस्म ए अत्रप यानी प्रांतीय सेना, हस्म ए कल्ब यानी शाही सेना, केंद्रीय सेना, और हस्म ए मुरतब का मतलब होता जिन सैनिकों की नियुक्ति विशेष निरीक्षण, जांच पड़ताल के बाद की जाती पूरे तरीके से, वो होती हस्म ए मुरतब। हस्म ए क्लब यानी केंद्रीय सेना, हस्म ए अत्रप यानी प्रांतीय सेना, हस्म मुरतब यानी विशेष जांच पड़ताल के बाद गठित की गई सेना। समझ आ गई बात? तो इसने हस्म कल्ब और हस्म अत्रप, हस्म मुरतब नाम से स्थायी सेना का गठन किया।
और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। सैनिकों को, अब जब स्थायी है तो सैनिकों को वेतन देगा, तो वेतन क्या था वो भी आपको याद करना है। इसके समय में घुड़सवार सैनिकों की संख्या थी 4,75,000, यानी 4.75 लाख ये घुड़सवार सैनिक हैं। तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या कितनी थी? 4,75,000 घुड़सवार सैनिक हैं, तो बड़ी संख्या है। स्थायी सैनिक है वो भी। अब इनको वेतन क्या देता? तो वेतन, एक घुड़सवार सैनिक का वेतन था 234 टंका। याद रह जाएगा, 2, 3, 4। और एक पैदल सैनिक का वेतन था 78 टंका, 7, 8। याद रह जाएगा, 2, 3, 4। ये तो था घुड़सवार सैनिक का वेतन, और ये था पैदल सैनिक का वेतन 78 टंका। याद रहेगा। अच्छा देखो, कई बार आपको ये बात भी पूछ सकते हैं, ये वार्षिक है 234 टंका वार्षिक, तो ये मासिक हो जाएगा शायद 19.5 टंका मासिक। आप देख लेना, बाकी भाग देकर मासिक 12 का भाग दोगे तो शायद 19 ऐसा ही आएगा। 19.5 ही आपकी मैथ ठीक होगी। देखो मुझे तो मैथ नहीं आती है, तो चलो ये गुणा भाग बाद में कर लेना, पहले एक बार सुन ही लो पहले। ये तो 234 टंका वार्षिक था, 78 टंका वार्षिक था, ये पैदल का, ये घुड़सवार का। अब क्या है, कई बार क्या है, जैसे दुअस्पा, एक सैनिक को 2 घोड़े प्रदान किए जाते थे विशेष परिस्थितियों में, उनको दुअस्पा बोलते। वो जो दुअस्पा सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक, उन्हें 78 टंके अतिरिक्त दिए जाते थे। तो दुअस्पा घुड़सवार सैनिक का वेतन हो गया, इनको जोड़ेंगे इसमें तो शायद 312 आता है। देख लेना आप, 312 आता होगा। तो ये 312 टंका किसका था? दुअस्पा घुड़सवार सैनिक का वेतन था। समझ आ गया? यानी 78 टंके अतिरिक्त दिए गए हैं, जो एक पैदल सैनिक को दिए जाते थे ना, वो एक घोड़े के लिए अतिरिक्त दे दिए। समझ आ रही है क्या बात? ये पहली बात, सेना कितनी है? 4.75 लाख, 7-5 लाख, ठीक है। और स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला था, सैनिक था। स्थायी सेना है तो उसको वेतन देगा, वेतन देगा तो इसने वेतन देना शुरू किया। तो वार्षिक वेतन कितना था घुड़सवार सैनिक का? 234 टंका। पैदल सैनिक का कितना था? 78 टंका। और एक दुअस्पा सैनिक का कितना था? 312, क्योंकि उसको 78 अतिरिक्त उस घोड़े के मिलते थे। समझ आ गई शायद बात? यहां पर यह बात ध्यान रखनी है। फिर देखो इसने क्या किया, सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का होलिया नोट करने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। क्यों लागू की? देखो कारण, सैनिकों का होलिया क्यों नोट करना शुरू किया कि स्थायी सैनिक भर्ती कर रहा है, स्थायी वेतन देगा, चाहे युद्ध हो या न हो। सैनिक का एक बार नाम रजिस्टर में आ गया, इसका मतलब उसे वेतन मिलेगा। तो रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए आया इकरामुद्दीन, आया इकरामुद्दीन, नाम लिख लिया इकरामुद्दीन का। अब उसे वेतन मिल रहा है, ये 234 टंका, ठीक है, वेतन मिल रहा है। और अब साल 2 साल बाद में अभियान पर जाएंगे, 1 साल बाद में या 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, इतने दिन वो बैठे बैठे वेतन ले रहा था। अब जो ही अभियान पर जाएंगे तो वो इकरामुद्दीन आया था, उस समय भर्ती होने के लिए तगड़ा ताजा था। अब इकरामुद्दीन मरियल सा आया है एकदम से। क्यों? क्योंकि उसने अपने किसी परिवार के ऐसे सदस्य को, जो जानने वाला ही है कि ओ जीरी के काम कृषि बोझ है ही, बीमार रुग्ण किसी को भी भेज देते थे या दास को भेज देते थे खरीद कर कि भाई तुम्हें इतने रुपए देंगे, तुम लड़ाई में जाकर आ जाओ। तो मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी गया तब ठीक है, जीत कर आ गए तो वो वेतन उसका वापस चालू ही रहेगा। अब उन सैनिकों को प्रशिक्षण थोड़ी, वो जो प्रशिक्षण तो लेकर आया था इकरामुद्दीन, युद्ध में गया कोई और इकरामुद्दीन बनकर, तो वो उतना बेस्ट परफॉर्मेंस थोड़ी दे पाएगा लड़ाई में।
इस चीज को दूर करने, अब उस समय कैमरा था नहीं कि फोटो ले ले चेप ले कि ये करामुद्दीन ये है। इसलिए उसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया कि आप अपने चेहरे के कोई निशान बताओ। आज भी रक्षा क्षेत्र में बेल्ट की जो भी नौकरी होती है उसमें आपके शरीर के निशान पूछते हैं, पता ना आपको इस बात का। जब भी आप फौज पुलिस में जाओगे तो आपको वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे, तब से अब तक से कैमरा चल गया तो भी वो प्रथा चल रही है। आपकी तस्वीरें हैं फिर भी वो पूरी उसकी लंबाई, कदकाठी क्या है, रंग क्या है, चेहरे के कोई निशान, ये पूरी चीजें वो लिखते थे। ऐसा किया उसने, तो ये इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फिर घोड़ों को दागने की प्रथा, तो घोड़ों को दागने की प्रथा लागू करने वाला पहला सुल्तान था। क्या करते, अरबी नस्ल के घोड़े होते। अब एक घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा होती। जिस सैनिक को घोड़ा दिया गया उस सैनिक को, देखो ये 78 टंका बदले, पैदल को तो बेचारे को 78 ही मिलता, इसको कितना मिलता 234, ये बाकी घोड़े का खर्चा है तो मिल रहा है इसे। तो ये क्या करता, घोड़े का इसे मासिक चारा पानी मिलता, फालतू में कौन खरीदेगा, घोड़े को ही बेचते थे, युद्ध के समय दूसरा खरीद लेंगे। तो वो घोड़े को आधे दामों में बेचते थे, और कोई भी उन सैनिकों को, कोई भी उन घोड़ों को कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि वो अच्छी नस्ल के घोड़े होते। घोड़े के दाम खा गए, डकार गए, और मासिक घोड़े के चारे के पैसे ले रहे हैं हर महीने, वो खा रहे हैं। और युद्ध के समय जब बुलाया तो किसी से मरियल सा घोड़ा ऐसा ही खरीद लिया। अब बताओ सेना में गतिशीलता में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। इसलिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा की कि गरम सलाखों से उनको दागा जाएगा, और शाही दाग लगा हुआ घोड़ा अगर किसी गैर सैनिक के पास हुआ तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब कोई को नहीं खरीदे बिन, अब किसी के पास वो घोड़ा नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो सैनिकों का हुलिया नोट करना और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने किया था, ये काम प्रारंभ किया था। अब देखो अलाउद्दीन की जो विजय हैं उनका जो योगदान है वो उसके सेनापतियों का है। तो आपको सेनापति याद करने हैं, अलाउद्दीन के कौन कौन सेनापति थे। तो आप अलाउद्दीन के प्रमुख सेना नायकों की चर्चा करते हैं हम, कौन कौन थे सेना नायक, उसके सेनापति। तो देखो, एक उल्लूग खां, पहले मैं नाम लिख देता हूं फिर इनके बारे में चर्चा करें। दूसरा नुसरत खां, तीसरा जफर खां, जफर खां, अल्प खां, अलप खां, मलिक काफूर, आइन उल मुल्क मुल्तानी, मुल्तानी, मलिक नायब, गाजी मलिक, ये उसके सेनापति थे। और भी थे ये प्रमुख सेना नायकों में से। उल्लूग खां भाई था। अच्छा, ये जो लगातार 4 खान लगे हुए ना नाम, ये अलाउद्दीन के 4 खान थे। अलाउद्दीन के 4 खान पूछे तो कौन है, उल्लूग खां, नुसरत खां, जफर खां, अलप खां, ठीक है। जिनके बारे में कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 प्रथम खलीफा थे, है ना, तो वैसे ये 4 इसके 4 खान थे अलाउद्दीन खिलजी के। उल्लूग खां उसका भाई था जिसका नाम था अलमास बैग। तो आप बस इतना याद रख लो कि ये भाई था अलाउद्दीन का, ठीक है। आपको पता होगा कि गुजरात अभियान में भी यही था, रणथंबोर अभियान में ये उल्लूग खां ही था, फिर रणथंबोर का इसे किलेदार भी बनाया जाता है। नुसरत खां
ये भतीजा था उसका, नुसरुद्दल सेरी बोलते इसे, नुसरुद्दल सेरी नाम से। और ये भतीजा था, और ये रणथंभोर अभियान के दौरान मारा जाता है। पता है आपको, जफर खां को उस युग का हीरो, युग का रुस्तम कहा जाता। बर्नी ने कहा इसे युग का रुस्तम। ये बात पूछते हैं, अलाउद्दीन के किस सेनापति को युग का रुस्तम या युग का हीरो कहा जाता था? तो किसको? जफर खां को। ये मंगोलों के विरुद्ध था, मंगोलों के विरुद्ध उसका मुख्य सेनापति था। और अंत में इसका इतना प्रभाव हो गया कि अलाउद्दीन के लिए इसे मरवाना ही पड़ा। अलाउद्दीन ने ही इसे, क्योंकि जब ये मंगोलों से युद्ध कर रहा था तो सैन्य सहायता नहीं भेजी। कब भेजी? जब अलाउद्दीन को यह पता चल गया कि जफर खां मर चुका है, अब भेजे सहायता और अब मंगोलों को पराजित करें। तो इसलिए मंगोलों से लड़वा कर इसको मरवा दिया। तो ये जफर खां को, जफर खां काफ़ी ताकतवर, एक प्रकार से पश्चिमोत्तर सीमा पर उसका प्रमुख सेना नायक था। प्रारंभिक मंगोल आक्रमणों को विफल करने का कार्य जफर खां ही करता है। अलप खां ये एक अन्य इसका जो सेना नायक है, सहायक सेना नायक। फिर उसके बाद में मलिक काफूर, ये एक हिंजड़ा था। इसे गुजरात से, केम्बे से 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। बहुत सुंदर था और ऐसा लगा कि भाई उस समय, कई जगह तो ये क्यों बात आती है कि उन्होंने एक महिला के भ्रम में इसको खरीदा। और फिर उसके बाद में ये मलिक काफूर 1000 दिनार भी बोलते, क्योंकि 1000 दिनार देकर खरीदा ना इसको। इतना आक्रामक, अलाउद्दीन की दक्षिण विजयों का मुख्य सेनापति। उत्तर विजयों में तो हम अलग अलग सेनानायक याद करेंगे, दक्षिण विजयों का एक ही सेनापति रहेगा, मलिक काफूर। और आगे चलकर इसे नायब का पद भी प्रदान करेगा अलाउद्दीन खिलजी। और अंत में अलाउद्दीन खिलजी के परिवार को मारने का काम भी कौन करेगा? ये मलिक काफूर। तो मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ये बात भी। आइन उल मुल्क मुल्तानी भी उसका एक सेनापति था। मलिक नायब, ये आपको पता होगा जालोर अभियान में आए थे दोनों ही। और गाजी मलिक, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक, वो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक था मंगोलों के विरुद्ध। इसकी मृत्यु के बाद, जो मंगोलों के विरुद्ध है ना जफर खां, जफर खां की मृत्यु के बाद फिर मंगोलों के विरुद्ध उसका सेनापति ये गाजी मलिक ही बनता है। ठीक है, तो गाजी मलिक ही आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन के प्रमुख सेना नायक हैं। अब हम बात करें अलाउद्दीन की विजय और साम्राज्य विस्तार। विजय नीति, उसने जो कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े और साम्राज्य उसका विस्तार, उसके संदर्भ में चर्चा करें।